जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी और आप आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे होंगे। तो गाइस, मैं सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम कृष्णकांत है। मैं उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले का रहने वाला हूं और मैं वैसे तो एसएससी की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन उसके साथ साथ मैंने एसएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल खोल रखा है, जिसमें मैं इस समय प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं। हिंदी का प्रथम प्रैक्टिस सेट है जो आपके सीआईएसएफ, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो पर। सो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। सो गाइस, इसमें मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप क्वेश्चंस लिए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो जो घ शब्द है वो उसका उच्चारण स्थान है यानी कंठ है। जो घ शब्द है वो कंठ से बोला जाता है, यानी प्रश्न नंबर पहले का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं भाई लोगों। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है। यानी आपको बताना है, कुल 4 शब्द दिए गए जिनमें से एक शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है, वह शब्द आपको बताना है। तो नौकरानी एक ऐसा शब्द है जिसमें नी प्रत्यय नहीं लगा है। बाकी सब में आप देख सकते हो कुटनी, कुट प्लस नी, मोर प्लस नी, मोरनी हो जाएगा, शेर प्लस नी, शेरनी हो जाएगा। इसलिए नौकरानी शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगाया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं भाई लोगों। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, सजावट शब्द में प्रत्यय है। यानी आपसे जो सजावट शब्द दिया गया है उसमें प्रत्यय पूछा है आपसे। तो जो सजावट शब्द में यहाँ पे आवट प्रत्यय हो जाएगा, यानी जो सजावट में आवट प्रत्यय हो जाएगा। तो गाइस बता दें आपको, जो बाद में जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं, जो प्रथम यानी आगे जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं। यह भी आप ध्यान रखना। अगले प्रश्न पर चलते हैं भाई लोगों। प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, गाय कौन सी संज्ञा है। यानी जो गाय शब्द दिया है वो पूछा गया है आपसे कौन सी संज्ञा है। तो जो गाय है वो आपकी जातवाचक संज्ञा है। अगर यहाँ पे गाय का कुछ स्पेशली नाम दिया होता तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती, क्योंकि इसलिए गाय एक तरह की पूरी मतलब पूरी ग्रुप हो गया एक तरह का, इसलिए वो जातवाचक हो जाएगा। अगर गाय का नाम दिया होता तो वह व्यक्तिवाचक हो जाती। अगले प्रश्न पर चलते हैं भाई लोगों। प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, 4 लीटर दूध में कौन विशेष्य है। यानी आपसे एक सेंटेंस दिया गया है, मान लीजिए 4 लीटर दूध में कौन विशेष्य, यानी इसमें आपसे पूछा गया है विशेष्य कौन सा शब्द है। तो 4 लीटर दूध में जो विशेष्य है वो दूध हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं फ्रेंड्स। गाइस, मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़। प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, राम सो रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया है। यानी आपको सेंटेंस दिया गया है, यानी राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो इस वाक्य में यहाँ पे अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगर बात करी जाए सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, तो अगर इसमें बोल दिया जाता कि राम बेड पर सो रहा है या राम चारपाई पर सो रहा है तो उसमें सकर्मक क्रिया हो जाती, क्योंकि उससे निश्चय हो जाता कि वह किस पर सो रहा है। इससे यहाँ पे दिया गया है कि राम सो रहा है, यह तो नहीं पता कहाँ पे सो रहा है, ज़मीन पे सो रहे हैं, चारपाई पे सो रहा है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया होगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, अत्याधिक का संधि विच्छेद है। यानी यहाँ पे अत्याधिक का संधि विच्छेद पूछा गया, तो अत्याधिक का संधि विच्छेद होता है अति प्लस अधिक। यानी अत्याधिक का संधि विच्छेद हो जाता है अति प्लस अधिक। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है, विसर्ग संधि कौन सी है। यानी आपसे पूछा है जो 4 शब्द दिए गए हैं उनमें से विसर्ग संधि का कौन सा उदाहरण है। सो गाइस, जो निष्कर्ष है वो विसर्ग संधि का उदाहरण है। यानी निष्कर्ष विसर्ग संधि का मतलब होता है, इसमें हो जाएगा ने, डैश लगा दिए जाते हैं। तो इस प्रकार निसर्ग संधि यानी निष्कर्म में विसर्ग संधि हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई लोगों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है, राजपुत्र में कौन सा समास है। तो राजपुत्र का अर्थ होता है राजा का पुत्र, तो राजपुत्र में यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगर बात करते हैं कर्मधारय की, तो कर्मधारय का मतलब होता है नीला है जो कमल, जैसे नील कमल, जैसे वो है जो शब्द यूज होता है तो वह कर्मधारय होता है। द्विगु की बात करें तो द्विगु में जैसे चतुर्भुज हो गया, पंचभुज होगा, षष्ठभुज हो गया, चौराहा, जिस तरह यानी काउंटिंग आती है उनमें, जैसे 4 3 2 5 इस तरह की, तो वह द्विगु हो जाता है।
द्वंद्वों की बात की जाए तो जैसे माता पिता, यहाँ पे योजक चिन्ह के साथ लिख दिया जाता है इनमें, यानी माता और पिता हम बोल सकते हैं। भाई बहन को भाई और बहन बोल सकते हैं, यानी जिन शब्दों के बीच में और का प्रयोग होता है वह द्वंद्व समास हो जाता है वहाँ पर। अगले प्रश्न पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 10 में, कौन सा शब्द पत्र का अनेकार्थी नहीं है। यानी 4 शब्द दिए हैं, उनमें से आपसे पूछा गया पत्र का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तो जो कागज है वो पत्र का अनेकार्थी शब्द नहीं है। पुष्प को भी पत्र कहा जाता है, चिट्ठी को पत्र, पत्ता को पत्र कहा जाता है। यानी जो कागज शब्द है वो पत्र का अनेकार्थी शब्द नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं भाई लोगों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है उत्थान का विलोम शब्द है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह अधिकतर एग्जामों में रिपीट होता रहता है। उत्थान का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, तो उत्थान का विलोम शब्द यहाँ पे पतन हो जाएगा। और जो व्यास होता है वो समास का विलोम शब्द होता है, वाचाल मौन का हो जाता है। जंगम की बात की जाए, जंगम का भी अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। जंगम जो है स्थावर का विलोम शब्द हो जाता है, यानी स्थावर का विलोम शब्द यहाँ पे जंगम हो जाएगा। सो गाइस, आप एक नोटबुक लेके इनको नोट कर लीजिए, जो आपको डाउट में हो, आपको याद ना हो उनको प्लीज़, जिससे आपको है एग्ज़ाम में आसानी हो जाए। क्योंकि आपको पता होगा जो है कि जो एग्ज़ाम में आपको हिंदी, जीके, मैथ, रीजनिंग देखने को लिए मिलता है। बहुत से स्टूडेंट रीजनिंग मैथ को कम्प्लीटली करके आते हैं, लेकिन जो है हिंदी और जीके पे फोकस कम देते हैं, इस कारण वो है एग्ज़ाम जल्दी से क्वालिफाई नहीं कर पाते। कट ऑफ जो आपकी सभी चारों सेक्शनों से मिलकर बनती है, इसलिए आप ये नहीं कि 2 सेक्शन आपने बढ़िया मजबूती से कर दिया जैसे रीजनिंग और मैथ तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आपको जीके भी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, हिंदी भी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, जिससे आपके अच्छे मार्क्स आ सकें और जल्दी से आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि मुझे पता है गाइस, मैं भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ों से बीत चुका हूँ। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है उन्मूलन का विलोम शब्द है, यानी उन्मूलन शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। क्वेश्चन में यानी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि उन्मूलन शब्द का विपरीतार्थक शब्द होगा, यानी उन्मूलन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो उन्मूलन का यहाँ पर रोपड़ हो जाएगा। सनात यहाँ पर अनाथ का होता है, अनाथ का सनात। नूतन का पुरातन हो जाता है। कल्पना यानी यथार्थ का कल्पना हो जाता है, यहाँ काल्पनिक कल्पित भी बोल सकते हो, यथार्थ का कल्पना हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं फ्रेंड्स। गाइस, आपको पढ़ना नहीं है, आपको सीखना है। जितना आप जैसे इस पर डिपेंड नहीं करता कि आपने कितना पढ़ाई की है, इस पर डिपेंड करता है कि आपने कितना सीखा है। तो गाइस, प्रश्न नंबर 13 में आपसे पूछा गया है संयोग का विलोम शब्द है, यानी संयोग शब्द का विलोम शब्द आपसे पूछा है, तो संयोग का यहाँ पे वियोग हो जाएगा। इतश्री की बात की जाए तो ये श्री गणित का इतश्री विलोम शब्द होता है। आविर्भाव का त्रोभाव हो गया, और बहिरंग का अंतरंग होता है, यानी जो बहिरंग शब्द है उसका विलोम शब्द अंतरंग हो जाता है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। श्री गणेश का इतश्री हो गया, आविर्भाव का त्रोभाव, संयोग का वियोग, बहिरंग का अंतरंग हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी आपसे एक शब्द दिया गया है रात्रि, उसका पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो रात्रि का यहाँ पे यामिनी भी होता है, रजनी भी होता है, सार्वरी भी होता है। जो तटनी है वो रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। तटनी शब्द है जो नदी का पर्यायवाची है फ्रेंड्स, याद रखना, जो तटनी शब्द है वो नदी का पर्यायवाची है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 में आपसे पूछा गया है भ्रमर के लिए पर्यायवाची है, यानी जो आपसे 4 पर्यायवाची दिए गए हैं उनमें से आपसे पूछा गया है कि भ्रमर का पर्यायवाची कौन सा शब्द है। तो भ्रमर का यहाँ पे भौरा हो जाएगा, भ्रमर का पर्यायवाची शब्द है वो भौरा हो जाएगा। जात रूप किसका पर्यायवाची, तो ये सोने का पर्यायवाची है। पावक यहाँ पे आग का हो जाएगा, आग, अग्नि, पावक, ज्वाला जो है आग के पर्यायवाची होती हैं। मीन की बात की जाए तो ये मछली का पर्यायवाची है, मीन, यानी जो मीन शब्द है मछली का पर्यायवाची है। ये भी मीन शब्द अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। भाई लोग, आप सोच रहे हो कि हिंदी का इस तरह का मतलब इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। सो गाइस, हिंदी अधिकतर हार्ड नहीं आती है, नॉर्मली पूछी जाती है। आप चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम हो, चाहे सीआईएसएफ ट्रेडमैन का एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस का एग्जाम हो, ये कि कुछ चैप्टर्स उनमें अलग ऐड हो जाते हैं जैसे सिलेबस के साथ, लेकिन अधिकतर यही पूछे जाते हैं इसी प्रकार के नॉर्मल क्वेश्चंस। प्रश्न नंबर 16 में आपसे पूछा गया है माता ठनगना का अर्थ है, यानी जो आपको शब्द दिया गया है माता ठनगना का अर्थ आपसे पूछा गया है।
तो ऑप्शन ए है सिर दर्द होना, ऑप्शन बी है शक हो जाना, ऑप्शन सी है उदास होना, ऑप्शन डी है नुकसान होना। तो माथा ठनकना का तो होता है यहाँ पे शक हो जाना, यानी आपका किसी पे शक हो जाएगा तो आपका माथा ठनक जाएगा, आप डाउट में पड़ जाएगा, उससे आपको शक हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है निम्न में से शुद्ध वर्तनी है, यानी आपसे शुद्ध वर्तनी का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे जो शुद्ध वर्तनी होगी वो है आपकी अत्यधिक हो जाएगी, यानी जो अत्यधिक शब्द है वो आपका शुद्ध है। अगर अधीन में बात की जाए क्या मिस्टेक है, तो अधीन में आधीन नहीं होता है, अधीन होता है, सॉरी। आधीन में मिस्टेक यह है कि आधीन नहीं होता है, अधीन हो जाता है। व्यावहारिक की बात की जाए तो यहाँ पे व्यावहारिक होता है, यानी यहाँ डंडा लग जाएगा एक, यानी यहाँ के बाद डंडा लग जाएगा एक। मिष्ठान्न में बात की जाए तो मिष्ठान यहाँ पे ना आधा नहीं आएगा, मिष्ठान होता है सीधा, मिष्ठान्न नहीं होता, मिष्ठान होता है। गाइस मैंने शुद्ध वर्तनी की बहुत अच्छी वीडियो अपने चैनल पर डाल रखी है, उसे आप आसानी से देख लीजिए। जितनी भी शुद्ध वर्तनी आप एग्जाम में पूछी जाएंगी वहाँ से फंस जाएंगी, मैं 100% आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट शुद्ध वर्तनियाँ कराई हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है आपसे क्वेश्चन नंबर 18, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, यह भी आपसे शुद्ध वर्तनी वाला पूछा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ से, यानी जो उज्ज्वल शब्द का है जो शुद्ध वर्तनी प्रत्येक एग्जाम में देखा गया है। जो उज्ज्वल शुद्ध तरीके से किस प्रकार लिखा जाता है आपसे पूछा गया है। तो यहाँ इस तरह से लिखा जाता है, ना इस तरह से, ना इस तरह से। जो उज्ज्वल शब्द है वो आपका इस तरह से लिखा जाता है, यानी उज्ज्वल। जो जा आए हैं जा जलेबी वाले जो डबल आएंगे आधे, ज डबल आएंगे आधे आधे। आप यकीन कर रहे होंगे, नहीं इस प्रकार से उज्ज्वल लिखा जाता है। गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लिए क्योंकि अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न भाई लोगों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया है पीछे पीछे चलने वाला, यानी आपसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछते हैं प्रश्न में, उसी तरह पीछे पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो पीछे पीछे चलने वाले को अनुगामी कहा जाता है। अगर बात कर ले अभूतपूर्व किसे कहते हैं, तो अभूतपूर्व का मतलब होता है जो पहले कभी ना हुआ उसे अभूतपूर्व कहेंगे। कुलीन का मतलब होता है उच्च कुल में जन्म लेने वाले को कुलीन कहते हैं, यानी जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ उसे कुलीन कहेंगे। और अधोगामी की बात करें, अधोगामी का मतलब क्या होता है, अधोगामी का मतलब होता है आगे आगे चलने वाला, अधोगामी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है कर्व रस का स्थायी भाव है, यानी आपसे कर्व रस का स्थायी भाव पूछा गया है। तो जो कर्व रस का स्थायी भाव होगा वो यहाँ पे शोक हो जाएगा। और बात कर लें हास किस रस का स्थायी भाव है, तो ये हास्य रस का स्थायी भाव हो जाएगा। रत यहाँ पे श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो जाएगा। भय यहाँ पे भयानक रस का स्थायी भाव हो जाएगा भय, यानी जो भयानक रस का स्थायी भाव होगा वह भय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई लोगों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है कमल का पर्यायवाची शब्द है, यानी जो आपसे कमल का पर्यायवाची शब्द है इनमें से पूछा गया है कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन ए है जलद, ऑप्शन बी है जलज, ऑप्शन सी है नीरस, ऑप्शन डी है कोटिक। तो आप सोच रहे होंगे कि जलद या जलज में से एक होगा, तो इसका जो है पर्यायवाची शब्द होगा वो जलज होगा।